चलिए बच्चों, हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन का अगला चैप्टर का पार्ट शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने मैन्योरिंग तक जान लिया था, थोड़ा सा हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में जाना था। ठीक है, अब थोड़े से ना हम बात करते हैं कि बेटा फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स एक्चुअली में क्या है ना कि केमिकल रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत ज्यादा रिच होते हैं, केमिकली फॉर्म होते हैं, नेचुरली फॉर्म पे नहीं होते। ठीक है, क्या अब फर्टिलाइजर्स बनते कहाँ हैं बेटा? फर्टिलाइजर्स देखिए आप बनते हैं, अब केमिकली बनते हैं तो कहाँ बनेंगे? फैक्ट्रीज में बनेंगे, जैसे कि और एग्जांपल्स हैं इसके बेटा यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके आपने बहुत जगह सुना होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ये इस नाम से बहुत मिलता है, किसान बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, या फिर जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं या थोड़ा सा गार्डनिंग में शौक रखते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, एनपीके का। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजर्स है ना बेटा, ये जो है फर्टिलाइजर आर हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी, मेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसान इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हमने इसमें पढ़ा देखी। अब क्या होता है ना कि अगर हम फर्टिलाइजर्स ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, दिक्कत भी है इनकी, अगर हम इन्हें ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है सॉइल। ठीक है, और उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि लैंड से जहाँ पे हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं पानी के साथ धीरे 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 अंदर सीप डाउन होते हैं अर्थ सरफेस में, और नीचे जाके वाटर साइकिल के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है इसके साथ। और हम देखें आगे तो क्या है ना कि फर्टिलाइजर्स का हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, लेकिन फिर ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप, कि दो आपने फसल उगा ली और उसके बीच में फील्ड को खाली छोड़ दिया तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स गेट बैक हो जाएंगे, मैन्योर का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता क्या है ना बेटा, मैन्योर से फसल उतनी अच्छी होती नहीं है इन द टर्म क्वांटिटी वाइज। अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम देखेंगे ना, जो बहुत बड़ी बड़ी सब्जियां बहुत देखने में हमें बहुत अच्छी लग रही होती है मार्केट में, एक्चुअली उसमें फर्टिलाइजर से इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज ऑर्गेनिक होगी वो कभी भी साइज में और लुक्स में इतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कोई नेचुरल बॉडी बिल्डर, ठीक है, तो उसकी बॉडी ऐसे बहुत ज्यादा ह्यूज और ह्यूमंगस नहीं होगी, वहीं कोई अगर स्टेरॉइड यूजर है उसकी बॉडी आपको मालूम है कैसी होगी। लेकिन दोनों का अगर हम इंटरनल देखेंगे ना तो जमीन आसमान का अंतर होगा। चलिए अब क्या है, देखो क्या कह रहा है, द यूज ऑफ मैन्योर इंक्रीज द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। पानी भी ज्यादा रोकती है सॉइल, इसकी वजह से सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिप्लेनिश हो जाती है। अब अनदर मेथड क्या है बेटा? क्रॉप रोटेशन। एक मेथड, दो मेथड हमने यहाँ से जाने, एक तो फील्ड फैलो जाना, एक हमने मैन्योरिंग जाना। अब तीसरे की हम बात कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन के मतलब क्या होता है कि पहले नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता था ना, जो फार्मर्स होते हैं लेग्यूमिनस फॉडर के तौर पे सीजन में वीट उगाते थे, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में कोई सॉइल की नाइट्रोजन क्वालिटी को रिप्लेनिश करने के लिए कोई लेग्यूमिनियस प्लांट उगा देते हैं, यानी जिसकी रूट्स के अंदर राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया स्टेन करता है। अब वो राइबोजियम बैक्टीरिया जो होता है ना, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करता है बेटा? उसके अंदर ना नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, नाइट्रोजन फिक्स करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी वापस रिप्लेनिश हो जाती है। फार्मर को एनकरेज करा जाता है इन सब चीजों के लिए। देखो यहाँ पे वही बात करिए कि आपने राइजोबियम के बारे में जाना होगा, यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लाइमिनस प्लांट के रूट में मिलता है ये दोनों। और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल के अंदर डिपॉजिट करना होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को कहूंगा कि बेटा ये डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आता है यार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि फर्टिलाइजर क्या है? मैन मेड है। ठीक है, मैन्योर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है और डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग से बनता है। ये फैक्ट्रीज में बनता है, इन्हें हम फील्ड में बनाते हैं ओपन एरिया में। ठीक है, कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, और मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। ठीक है, मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, लेस रिच होता है बेटा, लेकिन ये हाईली रिच होते हैं, ये वेरी रिच होते हैं। ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस, सिंपल है। अब आगे जानते हैं कि इसके और एडवांटेजेस क्या है। एक तो हमने ऊपर देखा बेटा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, दूसरा ये सॉइल को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत आसानी से हो पाती है और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अभी फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हमने जाना, है ना। और टेक्सचर ऑफ सॉइल भी इंप्रूव कर देता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है, उसका टेक्सचर भी बढ़ जाता है। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, जितना अच्छा आपके सॉइल का टेक्सचर होगा ना, प्लांट उतना उतना अच्छा ही ग्रो करेगा। ना तो
बहुत लाइट कलर सॉइल में प्लांट अच्छा ग्रो करता है और ना ही बहुत डार्क कलर सॉइल में प्लांट अच्छा ग्रो करता है, समझे बेटा। चलिए थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं बेटा कि इरिगेशन होती क्या है। इरिगेशन में एक्चुअली क्या बात है ना कि इरिगेशन का एक प्रोसेस ऐसा होता है कि जब हम फसल बो देते हैं है ना खेत के अंदर, तब उसको पौधे को, जैसे हमें अपने घर में हम कोई पौधा लगाते हैं और उस पौधे को हमें पानी देना पड़ता है, ऐसे ही उन फील्ड्स में उन प्लांट्स को, क्रॉप को भी हमें पानी देना पड़ता है। पौधों को और फसल को पानी देने के प्रोसेस को भी हम इरिगेशन कहते हैं आसान शब्दों में। ठीक है, देखो यही सेम चीज है लिखी हुई है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, ये चीज हम ऐड करना भूल गए थे। अब वाटर, हमने जाना कि इरिगेशन होती क्या है, लेकिन इरिगेशन जरूरी क्यों है। देखो प्लांट के अंदर ना बेटा 90% तो वाटर ही है। ठीक है, और वाटर बहुत असेंशियल है किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड से लेके प्लांट के ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने तक, यानी पूरी फसल को जरूरी है पानी। ठीक है, तो पानी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट में। तो वाटर जो है क्रॉप को बचाता भी है बेटा, किससे, फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर करंट से भी। फ्रॉस्ट होता है जो सर्दियों में हम कहते हैं पाला पड़ गया जी खेतों में, तो सूखी मिट्टी में जल्दी पड़ता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा लैंड ब्रीज अगर और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो लैंड कंपैरेटिवली जल्दी गर्म हो जाती है बेटा वाटर के। तो ऐसे ठंडी भी वो जल्दी होती है, इसकी वजह से फ्रॉस्ट से भी बचाता है पानी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी से बचाता है, इसलिए सर्दियों में भी पानी देना जरूरी है। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या है कि हम कहाँ कहाँ से पानी का हिसाब कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं पानी देने के लिए। तो हम वेल्स का, ट्यूब वेल्स का, पॉन्ड, रिवर, लेक्स, कैनाल, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, डैम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नियर बाई फील्ड्स के। और इसकी वजह से ऐसे ही हम अपने इरिगेशन के सोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड्स कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल यहाँ आपको दिख रहा है बेटा मॉट, यानी पुली सिस्टम। कि क्या होता था, बाल्टी होती थी या नीचे एक घड़ा होता था और उसके ऊपर रस्सी बांध के नीचे उसे कुएं में डाल देते थे, या तो फिर कोई इंसान खींचता था तो या फिर कोई जानवर खींचता था। जनरली इंसान और जानवर दोनों का इस्तेमाल किया जाता था इन सब उसमें। ठीक है, इसे पुली सिस्टम भी बोलते थे। ठीक है, जैसे ये चेन सिस्टम आ गया, ये चेन पंप आ गया, ये डेकली आ गई। ठीक है, ये रहत आ गया, ये रहत बेटा आपने देखा भी होगा पुरानी पिक्चरों में, आपको बॉलीवुड में भी दिख जाएगी ये सारी चीजें, लेकिन अब थोड़े से रियल लाइफ में देखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हाँ लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जनरली देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, एनिमल कैटल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप, कैटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ सिस्टम्स हैं, लेकिन करंटली अब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पानी को लिफ्ट करने के लिए, जमीन के अंदर से पानी को निकालने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का यूज करते हैं पंप रन करने के लिए। ठीक है, जो हमारे ट्यूबवेल है, देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम है, पंप से कनेक्ट, पंप कनेक्शन है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया। और यहाँ तो आपको दो ही सिस्टम बताए बेटे, ट्यूबवेल्स हो गए, वेल्स हो गए, है ना, ट्यूबवेल्स हो गए, बोरिंग्स हो गए, ये सब मोटर सिस्टम, पंप सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं। या तो ये डीजल पे चल रहे होंगे या इलेक्ट्रिसिटी पे, ऐसे फ्यूल के ऊपर ही रन होते हैं। अब हम थोड़ा सा इनको जान लेते हैं कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है और ये ड्रिप सिस्टम क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे स्प्रिंकल का मैं मतलब मालूम है फुहारा नुमा, जैसे कि जिससे फुहारे जैसे रेन ड्रॉप्स टाइप ऑफ बरसात होती है, बरसात जैसा प्रतीत होता हो, जैसे हम स्प्रिंकल कहते हैं बेटा। अब क्या होता है ना कि एक पाइप से पाइप कनेक्शन, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर खेत के अंदर डाला जाता है, पर्टिकुलरली एक हर एक ईच डिस्टेंस पे, ताकि जितने भी क्रॉप्स में प्लांट्स लगे हुए हैं फील्ड के अंदर, उन सबको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिले। और उसके ऊपर ना नॉजल्स लगे होते हैं। अब वो नॉजल्स क्या होते हैं ना, सीधे प्लांट के पास ही पानी को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो पहले होता था ना कि पानी हमने यहाँ से एक साइड से फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो बहता हुआ वहां तक जा रहा है, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी बह रहे हैं उसके साथ। ठीक है, कहीं प्लांट को पानी ज्यादा मिल रहा है, कहीं प्लांट को पानी कम मिल रहा है, इसी वजह से क्रॉप भी डिसबैलेंस होती थी। तो ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, बिल्कुल क्रॉप के पास ही स्प्रिंकल चलते हैं, फुहारे चलते हैं, उसकी वजह से प्लांट को भी ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। ठीक है, और वो अच्छी ग्रो करता है और पानी की भी वेस्टेज नहीं होती। इसके बाद आता है बेटा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी इसी तरीके से काम करता है, बस इसमें स्प्रिंकलर्स की जगह क्या होती है ना, पाइप और जो कनेक्शन होता है पाइप्स का, वो ना लैंड के अंदर थोड़ा सा बरोड होता है, थोड़ा सा नीचे दबा होता है, करीब 1-1.5 इंच, और इसमें ना होल्स होते हैं, हर प्लांट के रूट के पास होल्स होते हैं। और वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी रिलीज होता रहता है। तो प्लांट उस पानी को, जितना वो पानी उसमें से निकलता है, उतना पानी को तुरंत एब्जॉर्ब करता भी रहता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में।
जिसकी वजह से पानी की वेस्टेज ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और प्लांट भी बिल्कुल अच्छे से फ्लरिश करते हैं। ये है बेटा हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, बहुत रेयर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई प्रोटेक्शन कैसे करी जाती है, इरिगेशन भी देख ली हमने, अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन कैसे करी जाती है। अब प्रोटेक्शन के लिए हमें जानते हैं कि प्रोटेक्शन किससे करनी होती है। अब हम जब खेती करते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर ना बहुत सारे पौधे ऐसे उग जाते हैं, ठीक है, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, अनवांटेड होते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता है, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन उसका इस्तेमाल नहीं करते, उनको हम वीड्स कहते हैं। वीड्स आर नोन एज अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, जो अलॉन्ग विद क्रॉप्स उग जाते हैं, या लिखा भी होगा, द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। अब वीड के रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, वीडिंग कहते हैं। और हमें ये पौधे हटाने हैं, ठीक है, इसके प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा ये जो वीड्स होते हैं ना, ये क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ क्या क्या लेते हैं क्रॉप के का, वाटर छीलते हैं, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, ये सारी चीजें कंपटीशन करते हैं। और इनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्रॉप को मिलने चाहिए, तो एक्चुअली में वीड्स को भी उसको इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और क्रॉप की ग्रोथ कम हो जाती है। और ये थोड़े से हमारी प्रोडक्शन को भी खराब कर देते हैं फिर अगर हम इनको इग्नोर करें। तो जो वीड्स है ना, उनकी हार्वेस्टिंग भी, इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जनरली क्या है, देखो एक चीज में यहाँ मैं बहुत अच्छी बताई, ये जो वीड्स है ना, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो ये ह्यूमन हेल्थ को और एनिमल हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके खेत में कोई जानवर आ जाए और उसे खा के बीमार हो जाए, या उसकी तबीयत, या वो मर भी सकता है, मर जाए। ठीक है, अब इसको रिमूव करने के क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस है ट्रेडिशनल टिलिंग, कि हम सो करने से पहले अप्रूव कर देते हैं वीड्स को, निकाल देते हैं यानी खेत में नई फसल बोने से पहले। ठीक है, देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद दी सॉइल, और उस सॉइल के साथ मिक्स करके उसे उसी के अंदर छोड़ देते हैं, और वो एक तरीके से मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम मैन्युअल रिमूवल कैसे कर सकते हैं बेटा, अप्रूव पौधों को हम निकाल के सकते हैं, टूल आता है खुरपी। ठीक है, ऐसा सा कुछ होता है, होगा दिखाता हूँ अगर आपको दिक्कत है। नहीं, यहाँ पर खुरपी तो नहीं दिख रही। ठीक है, आपने जनरली गार्डनर्स के हाथ पास देखी होगी। ठीक है, खुरपी, या रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा कि खुरपी कैसे होती है, मैं तो गार्डनिंग करता ही हूँ। तो देखो बेटा, मैं कह रहा था ना आपको खुरपी दिखाता हूँ, ये होती है बेटा खुरपी, देख रहे हैं आप, इसे देख पा रहे हैं, देखिए, ये खुरपी होती है। ठीक है, इससे आप मिट्टी में भी, मैंने भी अभी यूज करी है, ठीक है, और इससे आप पौधों को, वीड्स को रिमूव कर सकते हो। होपफुली आपको समझ आया पाया होगा, ये टूल आपकी बुक में नहीं था बेटा, इसलिए मेरे को दिखाना पड़ा। ठीक है, हाँ तो बेटा आपको आई होगी समझ में खुरपी क्या होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से हम, इससे हम रिमूव कर पाते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि हम मैन्युअली कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि हम बेटा इनके ऊपर ना वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करें, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करें जो जनरली वीड्स को खत्म ही कर देते हैं, मार ही देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस, ये जिस काम से होता है, जिस यूज हम केमिकल्स का करते हैं, उनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है इसका 24D। ठीक है, 24D भी बोल देते हैं कुछ लोग, और ये फील्ड्स में वीड्स को खत्म करने के लिए छिड़की जाती है। अब ये वाटर के साथ मिला के, ठीक है, स्प्रेयर की हेल्प से इस तरीके से कुछ फसलों के ऊपर छिड़क देते हैं, तो जो वीड्स होते हैं वो इससे मर जाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ना, ये हमारी क्रॉप पे भी होते हैं, और यही आजकल क्या हो रहा है हमारे साथ, किसान इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे हैं। ठीक है, और ये हमारे खाने में भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमसे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट मिल रहे हैं लोगों को। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे जो किसान है ना, ये भी अपना मुंह और सब इतने उससे कवर करके रखता है, क्योंकि तो मालूम है पॉइजन है, और ये अगर गलती से भी आंखों में तो ये चला गया तो बहुत ज्यादा बुरा डैमेज कर देगा। अब ये तो रही बात बेटा वीडिंग की। अब वीडिंग के बाद एक और प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटने वाले प्रोसेस। तो इंडिया के अंदर तो फेस्टिवल बनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, लोहड़ी। ठीक है, और ये सब जो फेस्टिवल है, ये हमारे हार्वेस्टिंग सीजन को ही प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरिंग इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है और उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, उसकी को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 से 4 महीने लेती है, एक लगभग सीरियल क्रॉप के अगर हम टाइम करें, किसी ग्रेन क्रॉप की, जैसे गेहूं है, चावल है, दालें हैं। ठीक है, तो ये करीब करीब इतना ही टाइम लेती है। अब या तो हम इसे मैन्युअली करते हैं, सिकल से, सिकल यानी इसे फरसा बोल देते हैं हिंदी में, या फिर देखें तो बड़ी जगह पे मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। ये रही बेटा देखो, ये कंबाइन है, ये दोनों काम करती है। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब इन्हें सेपरेट किया जाता है शाफ से। शाफ यानी भूसा बेटा, जो जानवर खाते हैं, खासकर कैटल का जो खाना होता है ना, कैटल दिमाग में भूसा भरा है,
वो भूसे से अलग करना पड़ता है ग्रेन्स को, इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक साथ कर देती है मशीन, इसको बोलते हैं कंबाइन या कंबाइनर, इसे हार्वेस्टर भी बोल देते हैं कई जगह पर। ठीक है, जनरली तो बाहर इस्तेमाल होती है, यहाँ लेकर अगर आप देखें तो इंडिया में भी दिख जाती है कुछ कुछ जगह पर, अमीर किसानों का है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 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 देखिए, हम मैंने कहा था ना आपसे कि इंडिया के अंदर तो फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, ये रहे फेस्टिवल के नाम, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, निब्बैन, बिहू। ये अलग अलग कम्युनिटी है इंडिया की बेटा। ठीक है, साउथ में पोंगल मनाया जाता है, होली अपने नॉर्थ इंडिया में, बैसाखी भी नॉर्थ, दिवाली भी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, ये नवन्या का मुझे आइडिया नहीं है बेटे से कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये बिहू जो है ये मेरे ख्याल से असम का है। इसके बारे में मुझे थोड़ा शौक है, असम का या उड़ीसा के किसी कल्चर से करते हैं। अब इसके बाद आती है बेटा विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं जिनके पास छोटी जमीन होती है, जो इतना बड़ा कंबाइनर या हार्वेस्टर नहीं ले सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं ये, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है बेटा, 70-70-80 लाख रुपए की मशीनें हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसा छोटा एक जुगाड़ बना लेते हैं। ठीक है, और उससे सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को, एक तरफ से ग्रेन डालते रहते हैं, दूसरी तरफ से पंखे से हवा चलती रहती है, तो पूरा का भूसा जो उड़ता है वो भूसा निकल जाता है, शाफ जो होता है वो निकल जाता है। और इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। ये हमने क्लास 6 में भी जाना है, लेकिन वहाँ पे ना मैं मैन्युअली दिखाया गया था कि आंटी एक ऐसे सूप लेके करती थी, उससे कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं अब इतनी मशीन की डेवलप हो गई है थोड़ी बहुत, उससे काम चल जाता है छोटे लैंड होल्डर से। ठीक है, तो अब इसके बाद आती है बात, हार्वेस्ट भी कर लिया हमने क्रॉप को, अब इसके बाद बात आती है बेटा स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब होता है कि हम इसे रखेंगे कहाँ, हमने काट तो लिया, ऐसे खुले में रख देंगे तो फसल खराब हो जाएगी। अब फसल खराब कैसे होती है, जनरली फसल को इफेक्ट करता है बेटा मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे ही इनके अंदर मॉइस्चर आता है ये स्पॉइल हो जाती है, या और अदर ऑर्गेनिज्म उसे स्पॉइल कर देते हैं, जर्मिनेट होनी शुरू हो जाती है। तो ये मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ह्यूमन यूज के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए इनकेपेबल हो जाते हैं, इनको ह्यूमन कंजप्शन नहीं कर सकते। अगर आप इनका कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हैं। अब क्या होता है ना, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो अब हम इसे स्टोर कहाँ करते हैं, स्टोर हम करते हैं बेटा, या तो इन्हें हम स्टोर करते हैं सिलोस में। सिलोस यानी देखिए, ये बहुत बड़े बड़े सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, आपने रोड के किनारे पे देखे होंगे, दिल्ली की ही फोटो है ये, दिल्ली में है ये सिलोस, FCI की लिखा भी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टोर करते हैं, इनके अंदर ग्रेन भर देते हैं, और ये ऊपर से नीचे लोहे के सिलेंड्रिकल्स होते हैं बेटा, गर्म हो जाते हैं और इनके अंदर मॉइस्चर कंटेन नहीं हो पाता। या तो फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये स्टोरेज रूम्स होते हैं जिनको हम कोल्ड स्टोरेज भी बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक आप कहें तो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है, बोरियों में भर के से यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूसली केमिकल्स का इस्तेमाल करके इंसेक्ट्स और पेस्ट को फूड ग्रेन से दूर रखा जाता है। अब इनको एक को ऊपर वाली फिगर को बोलते हैं सिलोज, और नीचे वाली को बोलते हैं ग्रेन। ये इन्हीं पेस्ट और इंसेक्ट्स, इन सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए करी जाती है। अब आप प्रोटेक्ट और स्टोर करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जनरली गोडाउन में और इन सब में नीम लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपने घर में तो हम नीम लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी लार्ज क्वांटिटीज होती है कि इनको केमिकल ट्रीटमेंट करवाने ही पड़ते हैं बेटा, बिना केमिकल ट्रीटमेंट के इनके काम नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से एक छोटा सा पार्ट और बचा है जिसका है नाम एनिमल हस्बेंड्री। अब ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है ना बेटा, कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम एनिमल्स को रेयर करते हैं, यानी पालते पोसते हैं जानवरों को। ठीक है, उनके प्रोडक्ट से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेयरी फार्म जो लोग रन करते हैं, वो क्या करते हैं, कैटल्स को पालते हैं। ठीक है, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उससे जो बाय उनके प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गई, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें सेल आउट करते हैं मार्केट में। तो जानवरों का ऐसा यूज जिसमें वो आप क्रॉप प्रोडक्शन में भी, अब किसान जो पालते हैं उनकी क्रॉप प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एनिमल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग फार्मिंग एक्टिविटीज में, या फिर जो उनका काउ डंग होता है उसको आप मैन्योर की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, यही एनिमल हस्बेंड्री है। अगर हम लार्ज स्केल पे सारी जानवरों को पालें और प्रॉपर फूड शेल्टर प्रोवाइड करें उन्हें काम में, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। होपफुली बेटा आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी छोटा मोटा डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज, मैं कहूँगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप उसमें कमेंट्स करें, और इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोगों को सब लोगों की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।